हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। और हम इसमें एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है पेपर टू नाबार्ड ग्रेड ए 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ है मींस का कल, उसके एआरडी और ईएसआई के हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उनके क्या आंसर्स थे, क्या उनकी कवरेज रही हमारे कोर्स से, वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि कल न सिर्फ नाबार्ड के मींस का एग्जामिनेशन था, बट आप सभी को पता है आईसीसी वर्ल्ड कप भी का फाइनल भी था, जिसमें इंडिया ने अपना 11th मैच खेला। और आप सभी को पता है इससे पहले जो 10 मैच थे वो इंडिया ने या हमने जीते थे, बट कल वाला मैच अनफॉर्चुनेटली वो हमारे फेवर में नहीं रहा। बट यहाँ पे ये समझने की बात है, कभी कभी जो द डे हम बोलते हैं, डी डे, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो आपने कल फील की होगी मैच में भी, और आपने साथ ही साथ फील की होगी अपने एग्जामिनेशन में। कभी कभी एग्जाम डे के दिन कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, चाहे वो आपका कीबोर्ड वर्क ना करे, या फिर वहां पे आपको कोई और इशू हो गया, सुबह आपकी फोटो छूट गई, एडमिट कार्ड में कुछ हो गया, ये सारी चीजों की वजह से फिंगर प्रिंटिंग मैच नहीं कर रही है, ये सारे इशू होने की वजह से भी हमारे कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है। या फिर हमने एग्जाम का क्वेश्चन लिखना शुरू किया, आंसर फिर उसके बाद आंसर लिखना शुरू किया, फिर देखा क्वेश्चन कुछ दूसरी चीज कह रहा था, तो उस सारी चीजों से गड़बड़ हो जाती है। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। कहने का मतलब है कि ये कंडीशन हो सकती है कि आपने एग्जाम से पहले 10 मॉक टेस्ट दिए, उसमें अच्छा आपको बहुत रिव्यू मिला हो, बट आपके एग्जामिनेशन में आपको ऐसा लग रहा हो कि वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। तो अगेन ये कंडीशन हो सकती है, बट उसको अवॉइड करने के लिए ये बात खैर खासकर अगले साल वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ताकि वो दिन में ऐसा कुछ भी ना हो। उसके साथ साथ मैं एक और चीज बताऊंगा, जिन स्टूडेंट ने कल ये पेपर दिया है वो इस वीडियो को आगे ना ही देखें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपने जो किया सो किया, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड आई होप कि आपने बहुत सारी चीजों से अपनी क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लिए होंगे, क्योंकि जब हम स्टूडेंट से अभी ये डिस्कस कर ही रहे थे क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो कई स्टूडेंट का कहना था नहीं क्वेश्चन ऐसा था, नहीं आंसर ऐसा था, नहीं क्वेश्चन ऐसा था। और एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज भी आया उसके बाद कि सर ये डिस्कशन करने के बाद ना अच्छा खासा, इससे पहले मैं खुश था, अभी तो मेरे को बहुत बुरा सा लग रहा है कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए। तो मैं वही कहना आपसे चाह रहा हूँ कि अगर आपने अभी एग्जाम दे दिया है, बेटर है ना ही देखें, बट जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको जरूर देखें और समझें। पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल की तरफ था, और आप ये कवरेज देख सकते हैं कि चीजें कहाँ कहाँ से आती हैं और कैसे आपको पढ़नी है। ओके। और जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया भी अगर आप देखते हैं तो देखिए, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपने जो आप कर सकते थे आपने वो कर लिया है। जैसे सिमिलरली कल मैच में जो भी हुआ वो हो गया, उस पर डिस्कशन करके कोई चेंज नहीं होने वाला है रिजल्ट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन था जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखेंगे तो एआरडी फोकस था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं थे, बट हाँ चीजें लिखनी थी। और देखिए, जैसा हम अपने डिस्क्रिप्टिव एमटीज में कहते थे स्टूडेंट्स को कि जो पूरा क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए। यहाँ इन्होंने पहले ही बाइफर्केशन दिया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन एजुकेशन 3 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द 12 मेथड्स फॉलोड बाय द एक्सटेंशन वर्कर इन द टीचिंग 6 मार्क्स के लिए, व्हाट रोल डज द एक्सटेंशन प्ले इन द इंडियन एग्रीकल्चर 6 मार्क्स के लिए। अदरवाइज क्या होता था, बच्चे एक्सटेंशन एजुकेशन पे ही सारी चीज लिख देते हैं, बाकी चीज कवर करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले से ही सेगमेंटेशन किया है। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किया होगा। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है बेसिकली, जब एक्सटेंशन कहता है, एक्सटेंशियो मीन्स टू रीच, टू एक्सटेंड। और एक्सटेंड क्या करना है, रिसर्च को, जो जहां पे रिसर्च हो रही है वहां से फील्ड तक ले जाना। उसको कैसे एजुकेशन, उसको एजुकेशन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम बात करते हैं, एक होती है हमारी फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल, और एक्सटेंशन एजुकेशन एजुकेशन कैसी होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसके बारे में क्वेश्चन था। हमारे कोर्स में भी आप देखेंगे तो जो हमारा एक्सटेंशन वाला पार्ट है उसमें हमने इस पे फोकस किया था, बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट यहाँ पे अप्रोचेस के साथ हमने इसको मेंशन किया था। आप देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन या फिर बाकी सारी जितनी भी मेथड्स है टीचिंग की, वो सारी कुछ इसमें मेंशन की थी। उससे इंपॉर्टेंट जो हम डेली डिस्क्रिप्टिव दे रहे थे, उसमें जो हमारा लास्ट डिस्क्रिप्टिव था वो एक्सटेंशन के बारे में ही था। आप देखेंगे उसमें एक्सटेंशन का रोल, एक्सटेंशन का क्या इम्पैक्ट है, केवी की कैसे इसको कर रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे था। मतलब आपका ये क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट इससे कवर हो जाना था, अगर आपने वो किया होगा तो हुआ भी होगा। सो ये बताने का मतलब है कि जब भी हम पढ़ें तो हम सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ें और चीजों को बहुत ध्यान देके पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया विद द फैक्चुअल फिगर्स एंड हाउ डज इट हेल्प इन फ्रेमिंग इकोनॉमी, व्हाट कुड बी द चैलेंजेस व्हिच कैन बी अवर्टेड। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन हमने अपने डिस्क्रिप्टिव एमटी में भी रखा था। उन सभी स्टूडेंट ने, क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट्स के आंसर्स चेक किए थे, तो जितने भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसमें उनको जो भी फीडबैक मिला होगा, एंड आई होप कि अगर आपने वो फीडबैक देख के काम किया होगा, सो आपको काफी वहां पे फायदा
रहा होगा। ओके, उसके अलावा जो हमारा डेली डिस्क्रिप्टिव था उसमें भी आप देखेंगे ये डेली डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन और उसका आंसर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको काफी हेल्प मिलनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज क्लाइम्ड अप फ्रॉम 43.4 इन 2017 टू 56.4। व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटेड इन दिस एंड व्हाट डज इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज इफेक्ट्स ऑन फ्रेमिंग। सो ये क्वेश्चन पूछा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन है चाहे मॉनेटरी पॉलिसी में उसका इम्पैक्ट है। अगर आप देखेंगे फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड ये सारे ही क्वेश्चन हमने कवर किए थे, डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस हम देते थे और बहुत स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट भी करते थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत अच्छा भी आप लोग आंसर करते थे। तो आई होप कि अगर जैसा आप मॉक टेस्ट में किया है, अगर आप रियल में भी वैसा करके आए होंगे तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा वहां पे फायदा मिलने वाला है। ओके, सो ये क्वेश्चन थे जो 15 मार्क के क्वेश्चन थे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने कोई भी दो में थे, ये तो कंपलसरी ही था, इन दोनों में से जो भी अटेम्प्ट किया होगा तो हम कह सकते हैं दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर ट्यून में थे। तो आपने अटेम्प्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट रहेगा। देन क्वेश्चन था एग्रोफॉरेस्ट्री का, फीचर ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री विद बेनिफिट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। सो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारी एक लाइव क्लास में किसी ने डिस्कस किया था कि सर सिलेबस में जो एग्रोफॉरेस्ट्री है हर साल उससे काफी क्वेश्चन आते थे, बट इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है कि एक क्वेश्चन किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था, अदरवाइज इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बट ऐसा नहीं है कि हम इसको मेंस के लिए टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस में भी आप देखेंगे हर साल 10 मार्क का इससे क्वेश्चन आता है। 2021 में भी था, 2022 में भी था और 2023 में भी हो गया है। तो तीनों में ये क्वेश्चन रहा है। और इस बार तो क्वेश्चन 2021 एंड 22 के कंपैरिजन में सिंपल था, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे उन्होंने केवल सोशल फॉरेस्ट्री पूछा था। ओके, इस बार इन्होंने व्हाट इज एग्रोफॉरेस्ट्री एंड व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द कंस्ट्रेंट्स ये पूछा हुआ था। तो बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट था, हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये इजी रहा था। अगर आपने एग्रोफॉरेस्ट्री सेक्शन में ये चीजें पढ़ी होंगी तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और जो हमारा एग्रोफॉरेस्ट्री वाला डेली डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ था वो अगर आपने किया होगा तो उससे भी आपकी पूरी पूरी कवरेज। देन की प्रॉब्लम्स फेसिंग इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड क्या चैलेंजेस है, पहले तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को समझना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ ये नहीं है कि प्रोड्यूस को लाके बेच देना है, इतनी ही मार्केटिंग नहीं होती है, उसके अलावा भी चीजें हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने मॉक टेस्ट में रखा था, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस हैं और कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एड्रेस कर रही है। तो इसका सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते थे, फीडबैक भी। सो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। कहने का मतलब है यहाँ पे ये कहना नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमने कवर किए थे। कहने का मतलब है जब भी आप पढ़ाई करते हैं उसमें अगर पूरा सिलेबस जो है उसको बहुत अच्छे से इक्वल वेटेज देते हुए चलते हैं तो सारी चीजें कवर होती हैं। एग्जाम होने के बाद देखना और फिर सोचना बहुत इजी लगता है, बट मैं समझ सकता हूँ कि एग्जाम जब नहीं हुआ था, जब आप पढ़ रहे थे, उस समय ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से आएगा, किसको ज्यादा वेटेज दिया जाए, ये रियली डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, जिन्होंने इस बार दे दिया है। अब आपने तो दे ही दिया है, इंटरव्यू में आपको ज्यादा फोकस करना है। Then, despite of the efforts taken to the make institutional credits available to the farmer, they still fall prey in the hands of money lender and lies। इसको एनालाइज करना था और ये भी हमारा डेली डिस्क्रिप्टिव में हमने क्वेश्चन लिया था। हालांकि इसको ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें कि डायनामिक नेचर ही है और डायनामिक नेचर में काफी मतलब थिंकिंग ओरिएंटेड है। जरूरी नहीं कि आप रटी रटाई या पढ़ी पढ़ाई चीजें लिखें, इसको आप अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते थे, क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से लेके जितनी भी करंट स्कीम्स है, चाहे केसीसी है, चाहे इंटर सबवेंशन वाली स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है या फिर पीएमएमएसवाई है, सारी ही स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसी को हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, कितने अच्छे से प्यारे शब्दों में आप लिख सकते हैं, वो मैटर करता है। अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनरेगा से रिलेटेड आर्टिकल था, मनरेगा और एनआरएलएम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस बार एनआरएलएम से कुछ नहीं पूछा गया, मनरेगा से पूछा गया है। दोनों ही स्कीम को हम हमेशा टारगेट करने के लिए कहते हैं। एक क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में भी लगभग पूछा ही गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डायरेक्टिव इशू किया है कि कितने दिन का हम वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। आप ये देखेंगे तो ये पीआईबी की फर्स्ट लाइन है, तो वहां पे 150 डेज का दिया जाता है। इससे पहले अलावा भी देखेंगे आप, जहां पे भी स्पेशल फीचर्स मनरेगा प्रोवाइड करता है तो 150 डेज का ही वहां पे रहता है। जैसे आप ड्रॉट प्रोन एरिया में भी देखेंगे, तो अब ड्रॉट प्रोन एरिया का तो नहीं पूछा, बट उन्होंने ये पूछा कि जो मनरेगा में ड्रॉट प्रोन एरिया में 150 डेज का दिया जाता है, बट ड्रॉट कंडीशन को कौन डिक्लेयर करता है।
हालांकि मैंने इस क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, ये यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली करती है, ड्रॉट इज डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ रेनफॉल सिचुएशन, क्रॉप ग्रोथ एक्सेट्रा। अब देखेंगे आईएमडी भी क्लासीफाई करता है और भी बाकी क्लासीफाई करते हैं, बट यहाँ पे जो रिलेटिवली डिसीजन लेते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अगर आपको इसमें कोई वेरिएशन लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। Next question था, what is the rate of unemployment allowance provided under the मनरेगा if fails to provide employment within the 15 days and thereafter, मतलब 30 days, 15 days या 30 days में भी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो कितना उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा। सो आपको पता है कि अगर 15 डेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। स्पेशल कंडीशन है 5 किलोमीटर के अंदर नहीं दिया जाएगा तब भी उसमें अलाउंस दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर 1/3 एंड हाफ है। अगर 15 डेज के अंदर 1/3 और उसके बाद 1/2। ओके, देन ये आर्टिकल दिया गया था, इससे 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख पाए हैं, एक क्वेश्चन बहुत सोचने समझने के बाद हमने छोड़ दिया है, उसको आप बताइएगा कि कोई क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आप देखेंगे ये पीआईबी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो बजट अनाउंस हुआ था, मतलब बजट जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो उन्होंने रिलीज किया था वो ये पर्टिकुलर है डॉक्यूमेंट, which is the name or what is the name of the sub scheme launched with the outlay of 6,000 crore rupees। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर एक सब स्कीम को लॉन्च किया गया और जिसका आउटले था 6,000 करोड़ रुपीस। एंड इसके साथ साथ आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वो क्वेश्चन क्या था और किस टाइप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्टिकल था या फिर जो पैराग्राफ था पैक्स पे था। सो पैराग्राफ दिया गया था, पैक्स को मेंशन किया गया था, पैक्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्योंकि आप देखेंगे ये बजट में ही इस बार ये फोकस किया गया कि जो पैक्स हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो उनको डिजिटलाइज किया जाएगा ना। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज इसका करेक्ट आंसर है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी नहीं, यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ओके, देन आप देखेंगे ये कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पैक्स बेसिकली आता है, इसको आप देख सकते हैं, ये नोट्स में भी आप हमने क्लास में भी चीजें डिस्कस की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पैक्स से रिलेटेड था कि सेंटर ने अनाउंस किया 47 मेंबर कमेटी को अंडर टू प्रिपेयर द नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी विद ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द कोऑपरेशन बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। तो वो उसको किसने लीड किया था बेसिकली, तो सुरेश प्रभु जी ने उसको लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेक द पैक्स सेल्फ रिलायंट इन ट्यून ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑन 29 जून 2022 ने वो स्कीम को लॉन्च किया, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स बेसिकली। और इसका क्या टारगेट ईयर है, तो 5 ईयर के लिए बेसिकली किया है, तो 2022-23 में ये स्टार्ट की गई, 2025 एंड 26 सॉरी 2026 एंड 27 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, या फिर क्योंकि हम कहें 5 ईयर के लिए है, 2026 एंड 27 टारगेट ईयर है। Then which of the implementing agency for the centrally sponsored project for the computerization of PACS, उसके लिए कौन implementing agency है, तो जिस का एग्जाम आप देने गए थे वही इसकी implementing agency है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल था वो सिकल सेल एनीमिया पे था। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक हम कह सकते हैं डिसऑर्डर या फिर डिजीज है जिसके रेडिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट एंड फिल द गैप विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। तो किसके बारे में बात की जा रही थी, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में। हो सकता है क्वेश्चन वहां पे कुछ डिफरेंट हो, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें भी हमने जो ऑप्शन लिखे इसमें एक ऑप्शन कुछ और भी था, मतलब वो यही था कि प्रीनेटल डायग्नोसिस में हमको ये डिसीजन लेना है कि वेदर टू परस्यू दैट किड और नॉट ना, फीटस को। For the reduction in the prevalence of the sickle cell anemia, several national and the state specific initiative has been planned and undertaken. Which of the following is true about those initiative? तो उसमें क्या है, क्या करना है, मतलब कि सिकल सेल एनीमिया को रोका जाए। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें आरबीसी जो होते हैं वो सर्कुलर नेचर के होते हैं। सर्कुलर आप समझ सकते हैं ना कि कन्वेक्स टाइप कॉन्केव टाइप उनका स्ट्रक्चर होता है और इसी में उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये सिकल सेप के हो जाते हैं जिससे कि इनकी जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए जो पर्सन होते हैं जो जो सिकल सेल एनीमिया अफेक्टेड होते हैं बहुत ज्यादा नहीं जी पाते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब बच्चे के जन्म से पहले, काउंसलिंग, सेटिंग अप द अर्ली इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन, इस टाइप का कुछ था। यहाँ पे जो टीका है करेक्ट आंसर होगा, मतलब तीनों ही चीजें ठीक है, और भी वहां पे कुछ एक दो ऑप्शन दिए थे, आप उनको जरूर बताइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम से रिलेटेड था,
तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी थी, हो सकता है वहाँ पे कुछ डिफरेंट हो, बट कहने का मतलब है सिकल सेल एनीमिया पे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया मिशन मोड में और एम किया गया है कि एलिमिनेट करना है सिकल सेल जेनेटिक ट्रांसमिशन बाय द ईयर। कौन सा ईयर वो है? बेसिकली 2047 उसके लिए टारगेट ईयर रखा गया है। ओके, सो आप देखेंगे ये हमने कवर किया था बेसिकली सारी ही चीजें जितनी भी अगर आप देखेंगे पीआईबी में आती हैं वो हमारे कोर्सेज में कवर रहती है, जितनी भी एग्जामिनेशन के लिए रहती हैं। अब आप देखिए इसमें यहीं पे है कि लॉन्च विल मार्क क्रूशियल माइलस्टोन बाय द 2047। नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैराग्राफ था वो सोडिक सलाइन अल्कलाइन या फिर हम कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल से रिलेटेड था। यहाँ पे पैराग्राफ दिए थे, पहले उसमें पूछा था ईसी और पीएच पूछा गया था किसका? आप देखेंगे सलाइन अल्कलाइन सलाइन अल्कली सॉइल का, और उसके साथ साथ पूछा था कि ये कौन सी प्रोसेस है जब सॉइल एक्सपीरियंस करती है सोडियम आयंस का ड्यू टू पुअर ड्रेनेज एंड एक्सेसिव इरिगेशन। मतलब सॉइल में वैसे ही इतना सॉल्ट है, उसके साथ साथ पुअर ड्रेनेज है, तो वो सारा का सारा एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स ए था उसमें आप देखेंगे सलाइन सोडिक के लिए पूछा गया था, तो इसका EC इज ग्रेटर देन 4 एंड pH इज लेस देन 8.5। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बाकी इसको आप देख सकते हैं कि सीबी टाइप की कंडीशन में सलाइन क्या है, सोडिक में क्या है, सलाइन सोडिक सॉइल में कितना ये रहता है। देन फॉर बी के लिए इसको हम एल्कलाइजेशन बोलते हैं या फिर सोलोनाइजेशन भी उसको बोला जाता है, जहाँ पे ये बेसिकली पुअर ड्रेनेज की वजह से ये कंडीशन होती है, हमारे बाकी न्यूट्रिएंट गायब हो जाते हैं और सोडियम का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। देन उसके बाद था टिलेज पे आर्टिकल दिया गया था और इसमें ए बी सी ये तीन पूछे गए थे। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आप थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते थे, मतलब एक क्वेश्चन तो इसमें इजीली सॉल्व हो जाता कि कौन सा टाइप का टिलेज है जिसमें कि ओपन किया जाता है सॉइल को, डग डीप किया जाता है। तो ये प्राइमरी टिलेज है ना। प्राइमरी टिलेज का क्या हमारा हम हमेशा कहते हैं, जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज में आप अंतर कैसे ऐसे समझिए, when depth is more than 15 सेंटीमीटर, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को टर्न कर दे रहे हैं, मतलब हम डीप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा एम क्या और क्या पर्पस क्या है? एम या पर्पस है टू टर्न द सॉइल। तो जहां पे भी टर्निंग है सॉइल की, है ना, उसको हम प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। अब सेकेंडरी टिलेज क्या होगा? सेकेंडरी टिलेज क्या है? जब हमारी डेप्थ लेस देन 15 सेंटीमीटर, मतलब हम टॉप सॉइल पे कर रहे हैं, बेसिकली सॉइल को पल्वराइज कर रहे हैं ताकि सीड बेड हम अच्छा बना सके। और एम और पर्पस क्या है? अगेन पल्वराइजेशन का। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये आप याद रखेंगे तो कभी डाउट आगे नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि क्या है ए, तो ए प्राइमरी टिलेज है। आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी टिलेज वही है जिसमें हम बेसिकली टर्निंग करते हैं। बी के लिए पूछा गया था कि जो सेकेंडरी टिलेज है बेसिकली उसमें हम कौन सा इंप्लीमेंट यूज करते हैं। तो प्लाव या कल्टीवेटर आप देखेंगे हमें जो डीप डगिंग करनी होती है सॉइल की उसके लिए हम यूज करते हैं हैरो या प्लैंकर, इसमें यूज किया जाता है सेकेंडरी टिलेज में। चिसल प्लाव है या फिर प्लाव है वो तो हम सीड को सॉइल को टर्न करने के लिए ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सी का था। सी में ये पूछा गया था कि पडलिंग और जो हम केज व्हील यूज करते हैं ट्रैक्टर में, आप यहाँ देखिए ना, केज व्हील विद द राउंडेड स्ट्रक्चर असिस्ट इन पैडी फील्ड क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल इन द राइस कल्टीवेशन। तो बेसिकली वो पडलिंग और उसके बारे में बात करना चाह रहा है, तो उसमें ऑप्शन दिए थे कि किस चीज के लिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग टर्न द सॉइल। और किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर हाँ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप का भी ऑप्शन था, किसी ने कहा नहीं था। जो भी था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विनोइंग हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग ये तो बाद की बातें हैं, ये कोई भी सही ऑप्शन नहीं हो सकते। चर्न द सॉइल या फिर टू क्रिएट द इम्परमिएबल लेयर बनाना ही पडलिंग का एम रहता है। तो ये थे क्वेश्चन जो 2 मार्कर में पूछे गए थे। बाकी मैंने आपसे बताया कि वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो पैराग्राफ में हमें क्लियर नहीं हुए बहुत डिस्कशन करने के बावजूद। वो आपको पता चलेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीके इज रिकमेंडेड बाय व्हिच कमिटी? केवीके किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? तो मोहन सिंह मेहता कमेटी ने केवीके को रिकमेंड किया था। आई होप कि हमने क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस किया था तो आपने सही किया होगा। क्रॉपिंग सिस्टम से हमेशा की तरह एक क्वेश्चन देखने को मिला और हमेशा की तरह एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो होता था एग्रोनॉमी पे, है ना। अदरवाइज एग्रोनॉमी पे एक क्वेश्चन जरूर होता था, इस बार नहीं दिखा। रिले क्रॉपिंग पे फिर भी मिला है। रिले क्रॉपिंग क्या है कि आपने एक क्रॉप की सोइंग करी और उसको हार्वेस्ट करने से पहले ही यहाँ पे दूसरे क्रॉप की सोइंग कर दी, तो उसको हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, जैसे हम रिले रेस में दौड़ना अपनी बंद करने से पहले ही बटन पास कर देते हैं, वो रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। ये हमने अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी लिया था यूट्यूब सेशंस में रिलेंस के टाइम पे। उसके अलावा नोट्स वगैरह में भी इसको कवर किया है। बंगारी इज अ ब्रीड ऑफ, किसकी ब्रीड है? यहाँ की नहीं है, बाहर की ज्यादातर है, तो ये कैटल की ब्रीड है, काऊ की ही ब्रीड है। व्हिच फर्टिलाइजर हैज 2 प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट? तो हमारे जो प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है एनपीके
वो किस में प्रेजेंट है? तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में प्रेजेंट होता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो फॉस्फोरस भी है, अमोनिया भी है। अमोनिया से नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस से फॉस्फोरस मिलता है। ओके, which center has been declared as a global center for excellence in the millets और the श्री अन्ना? तो ये कहाँ पे किया गया है, ये पूछा था कि कहाँ, विच सेंटर, किस सेंटर को। तो आप देखेंगे ये जब हमने बजट डिस्कस किया था उसमें बहुत बार डिस्कस हुआ था। हमने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वाला वीडियो बनाया था तब भी डिस्कस किया था, स्कीम्स वाली वीडियो उसमें भी डिस्कस, हर जगह डिस्कस किया था। आप देख भी सकते हैं, ये तो सेम वीडियो से ही है। तो यहाँ पे मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब और IIMR, हमारा जो डेली एग्री अपडेट अभी कुछ दिन पहले ही आया था जिसमें हमने ये वाला मेंशन किया था। एंड आई होप कि आपने ये तो सही किया होगा। देन कई स्टूडेंट ने कहा कि सर एक क्वेश्चन था एनएफएसएम से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन क्या था ये समझ नहीं आया, बट अगर एनएफएसएम से क्वेश्चन था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यहाँ से देखा जा सकता है। विश्वकर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि विश्वकर्मा रिलेटेड में विश्वकर्मा स्कीम से रिलेटेड ऑप्शन दिए थे, कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं है। तो कहने का मतलब पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है उससे क्वेश्चन था। ओके, आप देखेंगे 17 सितंबर 2023 को ही ये स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड कर रही है, उस स्कीम का क्या नाम है? स्वामित्व स्कीम वो है, और ये तो स्कीम बहुत पहले से चल रही है। 2020 में इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था, उसके बाद फिर फाइनली डेडिकेट कर दिया गया पूरी कंट्री के लिए। तो स्वामित्व स्कीम भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, हमने इसको ESI GA ARD हर जगह ही इसको कवर किया हुआ था। The next question है, considering the following statement regarding the Dr. Ambedkar scheme of inter subsidy on education loan, identify the correct statement. तो अगेन एक और स्कीम थी जो डॉक्टर अम्बेडकर सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन से रिलेटेड थी। अब आपने देखा होगा ये हमारे सारे क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें इसको थोड़ा सा, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट था। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप देखेंगे कि वो रिलेटिवली इजी लगता है, बट इजी टू मॉडरेट। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से लिखा है, आपके स्किल्स, आपने कितने अच्छे वर्ड यूज किए हैं, आपने कितने अच्छे से रैप किया है अपने पूरे कंटेंट को, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सो ये क्वेश्चन थे जो हम अपने स्टूडेंट्स की हेल्प से कोलेट कर पाए हैं, एंड आई होप कि आपको इससे हेल्प होगी। एंड अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन भी स्टूडेंट ने ये एग्जामिनेशन दिया है आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें। जैसे हमने आपको डेली डिस्क्रिप्टिव बताया था, जितने भी स्टूडेंट ने डेली डिस्क्रिप्टिव किया है उनको पता होगा कि डेफिनेटली उनको बहुत फायदा हुआ है। उसके अलावा जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे उनको फायदा हुआ। सिमिलरली हम इंटरव्यू के लिए भी चीजें आपको बताएंगे, आप अभी से जरूर कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो, क्योंकि अल्टीमेटली 150 जो वैकेंसीज हैं उसमें अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो कल ICC वर्ल्ड कप था, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, सारी चीजें आपको पता ही है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।